के सबसे चर्चित एडवोकेट शिवनंदन भारती जी मौजूद है। हर मुद्दे पे बेबाकी तरीके से सोशल मीडिया के पत्रकारों को अपनी राय देते हैं। तो अभी बिहार में एक मामला चल रहा है, सभी जानते हैं उस मामले को लेकर। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो पुलिस से जुड़ी चीज़ें होती है, ये जो कोर्ट से जुड़ी चीज़ें होती है, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। सर, अभी एक मामला चल रहा था मनीष कश्यप को लेकर, तो उसमें रिमांड की बात आ रही थी। तो सर, ये रिमांड होता क्या है, पुलिस रिमांड? देखिए, रिमांड दो तरह का होता है जी। एक होता है जुडिशियल रिमांड, एक होता है पुलिस रिमांड। जुडिशियल रिमांड का मतलब समझिए कि जज के नियंत्रण में होता है। जैसे जेल जिसको आप बोलते हैं, वो जज के डायरेक्ट नियंत्रण में होता है। और पुलिस रिमांड का मतलब कि पुलिस के कब्जे में होता है। तो यहाँ पर पुलिस के पास, चूँकि ये जो हमारा सीआरपीसी का जो निर्माण हुआ, तो उस टाइम में माना जाता है कि पुलिस को दोनों चेक एंड बैलेंस का थ्योरी है, जिसके मुताबिक उसको आज़ादी भी दी जाए लेकिन नियंत्रण भी होना चाहिए। जिस तरह से घोड़ा को रफ्तार दिया जाता है तो मुंह में लगाम भी दिया जाता है, जहाँ कंट्रोल करना चाहिए कंट्रोल करे। तो चूँकि दोनों की ज़रूरत है, रफ्तार की भी ज़रूरत है और लगाम की भी ज़रूरत है। तो सीआरपीसी में वो जो है, पुलिस को है कि बहुत चीज़ में बहुत बड़ा क्रिमिनल है, कुछ बता नहीं रहा है। ऐसे परिस्थिति में यदि 24 घंटा तक पुलिस को रखने का, किसी को भी विदाउट परमिशन वो पुलिस चाहे तो किसी को भी पूछताछ के नाम पर 24 घंटा थाने में रखती है। इसके बाद यदि उसको कुछ रखना होता है आगे, तो इसके लिए उससे संबंधित जो थाना किसी कोर्ट के अधीन आता है, जिस कोर्ट के अधीन होगा उस कोर्ट में जाके वो वहाँ के जो जज साहब होते हैं, जिसको हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं लीगल टर्म में, तो सीजीएम साहब होंगे, उसके पास जाके ये अपना प्रेयर करते हैं कि हुजूर इसमें जो है सो हमको और बहुत दिनों तक इनको रखने की ज़रूरत है। माने चूँकि इनको फिजिकली मेरे पास, जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि इस केस में, मनीष कश्यप के केस में मोबाइल नहीं मिल रहा है, जिस मोबाइल से अपलोड किया गया है। अच्छा। तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस कह सकती है कि हमको मोबाइल ढूंढ ही रहेंगे तब बताएंगे, तो उस जगह पर लोकेशन पर जाएंगे तो मिलेगा। मान लीजिए दूसरे राज्य में जाने की ज़रूरत है तो हमको 24 घंटा नहीं 48 घंटा का वक्त चाहिए, तो इत्यादि। तो वो 24 घंटा तो ऐसे बने जो ओवरऑल जो है कि पुलिस के अधीन यदि वो व्यक्ति रहेगा तो टॉर्चरिंग का संभावना होता है। पुलिस डांटती है, फटकारती है, लोगों को सोने की व्यवस्था नहीं, तो छोटा सा हाजत वाला भी रूम होता है। जेल में बहुत आज़ादी होती है, जेल का मैनुअल अलग होता है, एक फील्ड होता है, घूमिए फिरिए, हर तरह के लोगों से बात कीजिए। लेकिन जब पुलिस कस्टडी में होते हैं तो आप अकेले होते हैं। तो क्या वहाँ पर सर, जब पुलिस रिमांड पे लेती है तो क्या मारती पीटती है, कुछ किसी टाइप का टॉर्चर करती है? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुलिस उगलवाने के लिए वो हर हथकंडे को अपनाती है, लेकिन वो सबूत भी नहीं बनाती है। आपको ऐसा नहीं कि वो मार के सर फोड़ दिया जाता है, ऐसा चीज़ करेगी चूँकि जज साहब को उनको जवाब दरिया मारती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन व्यवहारिकता में नहीं करेगी तो लोग अनियंत्रित हो जाएगा। लेकिन वो किसी भी तरीके से आपको सच्चाई उगलवाने की काम करेंगे। या बहुत लोगों को सादा पेज पर साइन करा लिया, बाद में कहा कि इनका स्वीकृति बयान है। इसीलिए इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया कि पुलिस के सामने दिया गया बयान का कोई महत्व नहीं होता है। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए कि एक दिन का रिमांड लेती है पुलिस या कोर्ट, तो उसके बाद फिर आप लोग जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास लेके अभियुक्त को। उसके बाद फिर वो जो जांच एजेंसी है या पुलिस वाले जो हैं वो कहते हैं कि हमें और ज़्यादा समय चाहिए। तो वो समय और ज़्यादा क्यों लेते हैं? सबूत के लिए या वो अधूरा रह गया। मान लीजिए सपोज कि आप कल्पना कीजिए कि झारखंड में कोई चीज़ है जी, 24 घंटा हमको जामे में हम फंस गए, गया में जाके जाम में फंस गए, पुलिस लेके जा रही थी, तो पुलिस के पास मजबूरी हो जाए कि वहाँ तक लेके जाना था, यहाँ जाम में ही 24 घंटा बीत गया उसका। तो ऐसे परिस्थिति में वो फिर से वो जज को जेन्युइन कारण बताते कि देखिए हमको 24 घंटा तो आप दिए थे, 13 घंटा तो हम 14 घंटा हम जामे में फंस गए, तो हम क्या हम कर पाते हैं, सो फर्दर 24 घंटा दिया जाए। तो वो हर केस की अपनी परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति का एक्सप्लेनेशन देकर वो वहाँ से रिमांड पर ले सकते हैं। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे पुलिस रिमांड पे लेती है, फिर जो भी समय 4 दिन 5 दिन जो भी पुलिस को रिमांड मिलती है मजिस्ट्रेट की तरफ से, तो उसके बाद आगे क्या होता है सर? ये थोड़ा सा लोगों को आसान भाषा में समझाइए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। पुलिस को अधिकतम रिमांड पर जो है 15 दिन का वक्त है कि वो रख सकता है, 15 डेज 167 में सीआरपीसी में प्रावधान है। अब सवाल है कि अनुसंधान में का मुख्य उद्देश्य, देखिए एफआईआर हुआ, एफआईआर के बाद पुलिस का मुख्य उद्देश्य होता है कि सच्चाई का पता करना और उसके सपोर्ट में कोई साक्ष्य को संग्रह करना। तो मान लीजिए कि मनीष पर इल्जाम ये लगा, सपोज एक उदाहरण है, चूंकि इस केस के माध्यम से लोगों में जानकारी मिली, ये ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं मनीष का, चूंकि मनीष के केस पर बहुत सारे लोगों का नज़र है, तो उस एक आसान भाषा में मनीष पर इल्जाम है कि इसने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को वायरल किया।
अब सवाल ये इल्जाम है, तो ये सबूत साबित भी करना पड़ेगा पुलिस को कि आपने जो कह रहे हैं कि वीडियो बनाया, तो वीडियो किस मोबाइल से बना, वो मोबाइल चाहिए जी। उसको प्रकाशित कैसे किया, वो किस ईमेल आईडी से, उसका हमको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन आदमी शूटिंग कर रहा था उससे बात करना चाहिए, कलाकार कौन था उससे पूछताछ की जरूरत है। तो ये क्या हो गया, तो उसको हर जगह से साक्ष्यों का संग्रह करता है, तो वो व्यक्ति लीड देता है कि हमें फलना व्यक्ति से मान के चलिए कि वीडियोग्राफी करवाया, एक आदमी लाइट लेके खड़ा था, तो पुलिस कहाँ उसका घर है, तो चलो, तो पुलिस उसको लेके जाएगी, पता चला मुजफ्फरपुर का कोई व्यक्ति है तो वहाँ जाएगी पुलिस, कोई पता चला कि झारखंड का व्यक्ति था उसका घर कहाँ है, तो वहाँ तक लेके तो वही रास्ता दिखाएगा। तो इसी सब वजह से पुलिस को एक शक्ति दी गई है कि आप जो चाहे तो अभियुक्त को रखिए। और अब लेकिन दोनों बातें, मजिस्ट्रेट साहब इतने जल्दी साहब नियम नहीं है, क्योंकि जानता है लेजिस्लेचर जो कानून बनाया है तो उनको मालूम था कि पुलिस डायरेक्ट जो है सो इतना ऐसा थोड़ा है कि अपने गेस्ट के तौर पर उसको पेश करेगी, अभियुक्त है तो उसके साथ सोने का अलग व्यवस्था, कंबल दे देगा, और ये मच्छर काट रहा अलग मामला है। तो हर जगह मानवाधिकार का कोई पालन उतनी सख्ती से होती नहीं है, तो लोग टॉर्चर फील करते हैं। इसीलिए लेजिस्लेचर ने कहा कि आप अधिकतम 15 दिन, उसमें भी पार्ट बाय पार्ट, नोट कंटिन्यू, 2 दिन का दीजिए, फिर 3 दिन रेस्ट दीजिए, फिर 2 दिन के बाद दीजिए। तो ये जो है सो सीआरपीसी की धाराओं में ये स्पष्ट वर्णन है उस चीज़ का, और इसी वजह से यही है जुडिशियल रिमांड का जवाब। तो सर पुलिस चार्जशीट कब जमा करती है? उस पूरे प्रकरण में उस व्यक्ति के खिलाफ जितने सबूत आ जाते हैं उसको वो जमा करते हैं जी। और उसके बाद में अपने पास संग्रह कर लिए, टाइम टू टाइम वो जमा भी कर लिए। उसके बाद वो पूरे में एक निष्कर्ष पर पहुंचे। मान लीजिए पता चला कि मनीष कश्यप के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो वो पुलिस को क्या काम करेगी ऐसे परिस्थिति में, जो भी चीज़ को संग्रह किया वो बताएंगे कि देखिए इसमें इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो चार्जशीट में लिखेंगे कि इनका मामला जो है सो असत्य प्रतीत होता है, इनका कुछ नहीं था, या सत्य प्रतीत होगा तो बताएंगे कि इनके खिलाफ ये सबूत आया, जिस मामले में इनके ऊपर ये मामला बनता है। तो चार्जशीट का मतलब समझिए कि उस केस का फाइनल रिपोर्ट, जिस तरीके से आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका खून पेशाब पैखाना का जांच करने के बाद एक रिपोर्ट आता है, उसके बाद दवा लिखी जाती है। तो ये अनुसंधान का जो लास्ट रिपोर्ट हुआ कि इनके खिलाफ ये चीज़ है, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ, अब उसके बाद जज साहब उस पर जो मर्जी हुआ अपना उनको लगा क्या मटेरियल है, लॉ पॉइंट पर डिस्कस होता है। तो चार्जशीट जो है किसी भी केस का फाइनल रिपोर्ट होता है। तो सर इन सब ये जो प्रक्रिया आप बता रही, इसमें कितना समय लगता है अधिकतम? वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। चार्जशीट की जो प्रक्रिया है, यदि कोई अपराध जिसमें 7 वर्ष से अधिक का सजा का प्रावधान हो, तो ऐसे परिस्थिति में 90 दिन का उसको तो अधिकतम समय है कि चार्जशीट आपको जमा कर देना। यदि अभियुक्त कस्टडी में है तो 90 दिन तक, मतलब 90 दिन में चार्जशीट में दे देना है आपको। और यदि वो उससे नीचे का प्रावधान है तो 60 दिन में, यानी 2 महीना। 2 महीना में यदि पुलिस इस केस में चार्जशीट नहीं होगा तो 1 सेकंड वो व्यक्ति जेल में नहीं रहेगा, तुरंत जज साहब को छोड़ना पड़ेगा, उनका भी मर्जी नहीं चलेगा, क्योंकि कानून है कि यदि 60 दिन में, हम लोग अनेकों लोगों का लेते हैं, 60 और 90 दिन का जो हमने क्राइटेरिया बताया, इतने दिनों के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जेल में है और आप पुलिस चार्जशीट जमा नहीं करती है तो उस व्यक्ति को तुरंत में इमीडिएटली उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि अब इनके खिलाफ कोई सबूत पुलिस नहीं ला रही, इसका मतलब कॉन्कॉक्टेड है। बेल नहीं कहेंगे ना सर? नहीं, वो उसको जो है वो डिफ़ॉल्ट बेल कहा जाता है कि भाई इनको मेरिट पर नहीं बात है कितना इन्वॉल्व, कि इनके खिलाफ कोई नेता चार्जशीटें जमा नहीं हुआ। 167(2) सीआरपीसी के तहत जो है सो वो प्रावधान है, उसके तहत वो निकलता है। तो सर जैसे एक रेगुलर और अग्रिम बेल होता है, तो ये किस किस कंडीशन में होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये भी। देखिए, बेल 2 तरह का होता है सामान्यतः। तो एक होता है रेगुलर बेल, एक होता है एंटीसिपेटरी बेल। कोई आदमी पर, इसमें बहुत सारे लोगों पर केस हुआ जो जेल से बाहर हैं और बहुत लोग जेल में हैं, जैसे मनीष कश्यप जेल में है, राकेश तिवारी वगैरह हैं, वो लोग जेल में हैं। तो इन लोगों का जब हम बेल कोर्ट में मूव करेंगे तो उसको कहेंगे रेगुलर बेल, बिकॉज जेल से जिनको बाहर निकालना हो उसको रेगुलर बेल कहेंगे। और जो बाहर से ही बाहर बेल ले, जेल जाना ही नहीं पड़े, उसको हम लोग कहते हैं एंटीसिपेटरी। इनके केस में ऐसा क्यों नहीं हो पाया सर? क्योंकि ये एंटीसिपेटरी बेल फाइल ही नहीं किए। अच्छा, फाइल नहीं किए और उससे पहले पकड़ा ही गए, क्योंकि पुराने केस में उनके घर को तोड़ी जा रही थी, तो वहाँ एंटीसिपेटरी में जाते तो घर टूट जाते, घर बचाने के चक्कर में जो है सो जेल चले गए। एक चीज़ पुरानी बात आई तो सर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे कि अभी तमिलनाडु प्रकरण में
जैसा जो बातें हो रही है कि वो एक तो वो केस हो गया, लेकिन बताया जा रहा है कि उनके ऊपर बेतिया में पहले से भी 5 या 6 मामले हैं। मैं कंफर्म नहीं हूँ तो मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाता हूँ। नहीं, आपको मैं जानकारी के लिए जी। बता दूं कि इससे पूर्व में उनके ऊपर जो अनुसंधान के दौरान जो रिकॉर्डेड चीज़ है जी। उसके मुताबिक 9 केसेस था इनके ऊपर। 9 9 जी। 9। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो तमिलनाडु प्रकरण में जो मामला है भ्रामक वीडियो फैलाने का, इस केस में बेल मिल जाता है। मेल देखिए, मेन आरोप इनके ऊपर है क्या, मूल आरोप को देखिएगा तो इनके पास है कि आपने एक ऐसे फर्जी खबर को प्रकाशित किया जिससे दो राज्यों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति हो गई। मूल आरोप के ये सभी एफआईआर का जिस्ट यही है। तो पुराने वाले एफआईआर में भी यही है? नहीं, अभी का जो 3 एफआईआर हुआ है, तो हमारे भारतीय संविधान में एक है कि एक अपराधी को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा है। जी। तो उसको हम लोग डबल ज्योपार्डी का सिद्धांत कहते हैं। तो ट्रायल वगैरह में यदि वो तो बाद में होगा कि भाई 3 एक ही अपराध के लिए, मूल रूप से तो आरोप यही है। तो तमिलनाडु पुलिस अलग केस करे, बिहार पुलिस एक अलग केस करे, तो 2 जगह ट्रायल होगा। जी। तो ऐसे परिस्थिति में अभियुक्त को रहता है कि वो न्यायालय के समक्ष जाए और अपनी केसों को एक साथ करवा लें। अच्छा सर, एक जो लास्ट पूछूंगा कि जब क्या चार्जशीट के बिना जमानत दी जा सकती है? बिल्कुल, अनेकों केस में होता कितने है।